भाव भंगिमा के लिए भास्कर भोर भये भाता है, उसे देखकर जन जीवन में नया सवेरा आता है। सुप्रभात का जब होता मित्रों, फूल प्रफुल्लित होते हैं, मानव मोर पपीहा कोयल गो हाथी प्रमदित होते हैं। सुप्रभात की शुभ वेला में बटु संध्या वंदन करते, गायत्री के शुभ निनाद से रवि का अभिनंदन करते। वंदन अभिनंदन के साथ आप सभी का स्वागत सुप्रभातम कार्यक्रम में। आज के अंक में मैं हूं आपके साथ गवीश द्विवेदी। हमारा विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम, जहां हम जानेंगे पंचांग को, सुनेंगे प्रेरक सुभाषित और भारतीय ज्ञान परंपरा की अमूल्य तत्वों को भी हम समझने का करेंगे प्रयास। योग एवं स्वास्थ्य के रहस्यों से होंगे अवगत और सीखेंगे संस्कृत भाषा के गुर। तो सुप्रभातम के कलेवर को संक्षिप्त रूप से परिचित होने के बाद आइए सबसे पहले देख लेते हैं अपने पहले प्रभाग आज के पंचांग को। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, मार्गशीर्ष मास, शुक्ल पक्ष, द्वितीया तिथि, मंगलवार, मूल नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। और तिथिवार और नक्षत्र जानने के बाद अब कार्यक्रम में समय है सुभाषित का। सुभाषित अर्थात अच्छे वचन या सुविचार, जो हमें संस्कृत बनाते हैं, परिष्कृत रहने का मार्ग दिखाते हैं। दोषानपि गुणीकर्तुं दोषीकर्तुं गुणानपि शक्तो वादी न तत्तथ्यम्। दोषा गुणा वाद विवाद में कुशल व्यक्ति दोषों को भी गुण और गुणों को भी दोष सिद्ध करने में समर्थ हो सकता है, किंतु वह सत्य नहीं होता। दोष दोष ही है और गुण गुण ही है। A person skilled in debate may be able to prove false as virtues and virtues as false, but that is not the truth. There are false, and virtues. संस्कृत वाङ्मय बहुत विशेष है, क्योंकि यहाँ जीवन का कोई भी पहलू ऐसा नहीं है जो अछूता रह गया हो। राष्ट्र को समृद्ध और संगठित बनाने के लिए राजधर्म के सूत्रों का प्रणयन यहाँ किया गया। आइए आज के भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में देखते हैं संस्कृत साहित्य के अप्रतिम ग्रंथ रघुवंश महाकाव्य में वर्णित राजधर्म के विषय में हमारे सहयोगी नीतीश भारद्वाज की इस रिपोर्ट के माध्यम से। संस्कृत साहित्य विश्व का प्राचीनतम साहित्य है। हजारों वर्षों से संस्कृत वाङ्मय ने अपने उज्जवल ज्ञान से विश्व की अनेक सभ्यता और संस्कृति के उन्नयन और विकास में अपनी भूमिका अदा की है। सार्वकालिक, सार्वभौमिक और सार्वजनिक उपदेशों के अतिरिक्त संस्कृत वाङ्मय की एक और विशेषता ये है कि शायद ही जीवन का कोई पहलू है जो यहाँ अछूता रहा हो। राष्ट्र को समृद्ध और संगठित बनाने के लिए स्मृतिकारों ने राजधर्म के सूत्रों का प्रणयन किया। किसी भी देश का शुभ अशुभ राजा के आचार व्यवहार पर निर्भर होता है। राजा और प्रजा के परस्पर सहयोग और समन्वय से सबका कल्याण निश्चित है। राजा प्रकृति रंजनात्, इस उक्ति के अनुसार राजा का प्रमुख कर्तव्य प्रजा की सेवा करना होता है। राजकार्य के संचालन में राजा का आचार और उसकी प्रजा पालन की व्यवस्था के संबंध में स्मृति ग्रंथों में राजधर्म की चर्चा की गई है। संस्कृत वाङ्मय में वर्णित राजाओं की कार्यशैली और राज व्यवस्था में स्मृतिकारों के द्वारा निर्दिष्ट राजधर्म का अनुपालन दिखाई देता है। संस्कृत साहित्य के काव्य तथा नाटकों में राजा, मंत्री, दंड विधान, कर व्यवस्था, न्याय व्यवस्था आदि का यथावसर सुंदर वर्णन प्राप्त होता है। राज व्यवस्था चलाने में प्राचीन भारत में राजाओं की महती भूमिका रही है।
धर्मशास्त्रों में निर्दिष्ट तथा संस्कृत काव्यों में प्रतिपादित राजधर्म की वर्तमान शासन व्यवस्था में महती प्रासंगिकता है। संस्कृत काव्यों में हजारों वर्ष पूर्व निर्दिष्ट एवं वर्णित ये राज सिद्धांत हमारे लिए मात्र धरोहर नहीं है, अपितु ये हमारी बौद्धिकता और संवेदना को भी उत्प्रेरित करते हैं। काव्यों में प्रतिपादित राजाओं के पुनीत चरित्रों में आचरण शुद्धि की प्रेरकता, प्रजा वत्सलता तथा विनयशीलता पद पद पर दृष्टिगोचर होती है। इसके अतिरिक्त राजनीति विषयक दंड व्यवस्था और न्याय पथ का भी सुंदर उपदेश मिलता है। रघुवंश में वर्णित राजधर्म न केवल रघुवंशी राजाओं के राजधर्म को व्यक्त करता है, अपितु वर्तमान शासन व्यवस्था के शासन को प्रजा के कल्याण हेतु मार्ग को भी प्रशस्त करता है। रघुवंशी राजा शास्त्र सम्मत राजकाज व्यवस्था के संवाहक थे। इस दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो रघुवंशी राजाओं का चरित्र वास्तव में अनुकरणीय है। कालिदास ने रघुवंशी राजाओं के चरित्र की पवित्रता, कार्य के प्रति दृढ़ता तथा साम्राज्य की विशालता, शास्त्र के अनुसार आचरण, मितभाषिता एवं धर्मपारायणता का वर्णन किया है। यथा विधि हुताग्नि नाम, यथा कामार्चितार्थी नाम, यथा अपराध दंडा नाम, यथा काल प्रबोधि नाम। रघुवंशी राजा विधि पूर्वक यज्ञ करने वाले, याचकों की इच्छा अनुसार उन्हें धन आदि देने वाले, अपराध के अनुसार दुष्टों को दंड देने वाले अथवा ठीक समय पर जागने वाले तथा समय आने पर सतत जागरूक रहने वाले थे। महाकवि कालिदास की कालजयी रचना रघुवंश महाकाव्य में राजधर्म बहुत्र वर्णित है। रघुवंश के प्रथम, पंचम, अष्टम और चतुर्दश सर्ग में कालिदास ने राजधर्म का वर्णन किया। रघुवंशी राजा अपनी प्रजा का कल्याण करने हेतु सतत प्रयत्नशील थे। रघुवंश के प्रथम सर्ग में कहा गया है, प्रजानामेव भूत्यर्थम सताभ्यो बलिमग्रहीत सहस्र गुणमुत्सृष्टुम आधत्ते ही रसम रवि। जिस प्रकार सूर्य हजारों गुना जल लौटाने के लिए पृथ्वी से जल ग्रहण करता है, राजा दिलीप प्रजा के कल्याण के लिए प्रजा से कर लेकर उनके विकास कार्यों में लगाकर उन्हें लौटा देते थे। किसी भी साम्राज्य की सफलता या असफलता प्रशासनिक व्यवस्था पर निर्भर करती है। प्रशासन यदि गतिशील, व्यवस्थित एवं संगठित है तो साम्राज्य सुदृढ़ होता है। रघुवंशी राजाओं में अन्यतम प्रजाहित के प्रबल चिंतक रघु अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण सफल शासक हुए। प्रजा में वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था करना राजा का अन्य प्रमुख धर्म है। आश्रम धर्म के अनुपालन में रघुवंशी राजा प्रजा के लिए आदर्श स्वरूप थे। शैशवेभ्यस्त विद्यानां यौवने विषयेषिणां वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम। बाल्यकाल में विविध विद्याओं का अभ्यास करने वाले, यौवन काल में विषय भोगों की इच्छा करने वाले, वृद्धावस्था में मुनियों जैसा जीवन बिताने वाले तथा अंत में योग द्वारा शरीर का त्याग करने वाले रघुवंशी राजा हैं। इस प्रकार संस्कृत साहित्य में राजधर्म के द्वारा प्रजा तथा राजा के राजनीतिक संबंध का नैतिक तथा धार्मिक दृढ़ स्वरूप काव्यकारों ने प्रतिपादित किया। हजारों वर्ष पूर्व निर्मित ये सिद्धांत यद्यपि भिन्न परिस्थितियों में लिखे गए थे, किंतु आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं। वर्तमान शासन व्यवस्था में इन राजधर्म विषयक गुणों का अनुकरण यदि वर्तमान शासक करें तो निश्चित रूप से प्रजा का हित हो सकता है। किंच संस्कृत साहित्य में वर्णित राज व्यवस्था के सूत्रों की हजारों वर्षों के उपरांत प्रासंगिकता से यह भी सिद्ध होता है कि ये रचनाएं कालजयी हैं। नीतीश भारद्वाज, जीडी न्यूज। भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में राजधर्म के विषय में विस्तार से जानने के बाद अब बढ़ते हैं स्वास्थ्य प्रभाग की ओर। आज विश्व दिव्यांग जन दिवस है, जो दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए मनाया जाता है। ऐसी कई अवस्थाएं हैं जिसमें व्यक्ति का सामान्य तरह से न चल पाना, उठना बैठना, यहाँ तक कि रोजमर्रा के कार्य न कर पाना जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर देता है। ऐसे व्यक्ति को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जा सकता है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। दिव्यांगजन जिन्हें शारीरिक या मानसिक रूप से कुछ विशेष चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, प्रत्येक दिन अपने जीवन के छोटे छोटे कामों में संघर्ष करना पड़ता है। चलने फिरने में कठिनाई, सुनने या बोलने में समस्या, ऐसी समस्याएं जीवन को और जटिल बना सकती हैं। दिव्यांगजन के सशक्तिकरण और उनके जीवन के संघर्षों के लिए जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है विश्व दिव्यांग दिवस। सन 1992 में यूनाइटेड नेशंस द्वारा 3 दिसंबर को घोषित किया गया
इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, और तब से हर साल ये दिवस मनाया जाता है और इसमें अनेक योजनाएं जारी की जाती हैं और आज के दिन दिव्यांगजनों को सम्मानित भी किया जाता है ताकि वो प्रेरणा के स्रोत बन सकें। दिव्यांगजन जिनकी जरूरतें भले ही अलग हों और इनके जीवन में अनगिनत मुश्किलें, लेकिन इनका साहस किसी से कम नहीं होता। ये शारीरिक चुनौतियां किसी दुर्घटना, चोट या बीमारी के कारण हो सकती हैं। जन्मजात विकृति, रीढ़ की हड्डी में चोट लगने पर भी व्यक्ति को गंभीर अवस्था का सामना करना पड़ सकता है और उसका जीवन प्रभावित हो सकता है। भारत में अनुमान के अनुसार लोकोमोटर डिसेबिलिटी से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक है। उसके बाद आती है हियरिंग और स्पीच रिलेटेड डिसेबिलिटी से प्रभावित लोग और तीसरे नंबर पर है विजुअल डिसेबिलिटी से प्रभावित लोग। और लगभग 5 से 6% लोगों में एक से अधिक प्रकार की विकलांगता भी होती है जिनको पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटी कहते हैं। तो यदि आप समाज में अपने आसपास देखेंगे तो आप सबसे कॉमन जो असिस्टिव डिवाइस जिसका उपयोग होता है वो या तो एक वॉकिंग स्टिक है या चश्मा है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी से संबंधित व्हीलचेयर एक है, मैनुअली ऑपरेटेड हो सकती है या इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड हो सकती है, बैटरी ऑपरेटेड हो सकती है। इसी प्रकार से हियरिंग एड एक बहुत इंपॉर्टेंट असिस्टिव डिवाइस है जिन व्यक्तियों में सुनने की क्षमता प्रभावित हो चुकी है। कॉकलियर इम्प्लांट्स भी बहुत एडवांस्ड असिस्टिव डिवाइस है, एक तरीके का सर्जिकल इंटरवेंशन भी है। और अलग अलग प्रकार की डिसेबिलिटीज़ के अनुसार अलग अलग प्रकार की असिस्टिव डिवाइसेस। दिव्यांगजन के लिए घर से बाहर निकलना, काम पर जाना और रोजमर्रा के कार्य करना उतना सरल नहीं होता। साथ ही उन्हें कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से भी जूझना पड़ता है। शायद कुछ ऐसी जटिलताएं जिस पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। इसके कारण कई बार दिव्यांग को निराशा घेर लेती है। ऐसे में इस हताश वातावरण से निकलने के लिए सहयोग की आवश्यकता होती है। भारत सरकार और कई गैर सरकारी संगठन दिव्यांगजन के लिए कार्य कर रहे हैं। चिकित्सा व्यवस्था और पुनर्वास विभाग के सहयोग से दिव्यांग को सहायता मिलने पर सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। जीवन में समय के बदलते इस चक्र का सामना किसी को भी करना पड़ सकता है, पर आवश्यकता इस बात की है कि समस्या और जटिलताओं का सामना करते हुए साहस रखा जाए, हौसले के साथ आगे बढ़ा जाए, साथ ही अपना आत्मविश्वास कम न होने दें। आज दिव्यांग न सिर्फ मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं, बल्कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। विकलांग व्यक्तियों के अपने जीवन में बहुत तरह के बैरियर्स का सामना करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी से प्रभावित हैं वो व्हील चेयर पर हैं और जहां उनके मार्ग में कुछ बाधा आती है जिसको हम आर्किटेक्चरल बैरियर कहते हैं, जैसे सीढ़ियां हो सकती हैं, उनको पार करने के लिए रैंप का प्रयोग या लिफ्ट का प्रयोग इम्पॉर्टेंट माना जाता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बैरियर जो मैं मानता हूँ वो है एटीट्यूडिनल बैरियर। लोग अपने दिमाग में इस प्रकार की धारणा रखते हैं कि विकलांगता का मतलब है अक्षमता, डिसेबिलिटी इज़ नॉट इनेबिलिटी। तो ये अपने दिमाग में जो बैरियर है ये समाज के लोगों को दूर करना है और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को भी समान अवसर देने हैं, उनको इंक्लूड करना है इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। जैसे 4% जॉब्स हैं वो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुरक्षित की हैं। हायर एजुकेशन में 5% सीट्स पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए रिजर्व की गई। इस प्रकार के कुछ ये पॉजिटिव स्टेप्स हैं जिससे समाज की मुख्य धारा में विकलांग व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। ये प्रेरणा स्रोत हैं ऐसे लोगों के लिए जो जीवन की छोटी छोटी परेशानियों के सामने हार मान लेते हैं और निराश हो जाते हैं। दिव्यांगजन को आवश्यकता है सहयोग की। यदि इन्हें जीवन में सही मार्गदर्शन और सहयोग मिले तो दिव्यांगजन अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और कार्यक्रम में अब समय हो चला है कल्प विराम का। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ, दमके दमके, त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purest
MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। पापा ने कहा इंजीनियर बनो, बन गया। हस्बैंड बनो, वो भी बन गया। पर मूर्ख बनो तो कहा ही नहीं। देखिए, नकली पेमेंट का SMS, कहते हैं पापा का उधार लौटा रहे हैं, फिर बोलेंगे गलती से ज्यादा पैसे भेज दिए, बेटे बाकी के पैसे वापस कर दो। आज्ञाकारी बेटा हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI सेफ है, मगर कोई ऐसे बेवकूफ बनाए तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। और विराम के बाद आप सभी का स्वागत है सुप्रभातम कार्यक्रम में। योग से मन व शरीर सदैव लाभान्वित होते हैं। किसी आसन, प्राणायाम आदि को करते समय सही स्थिति अर्थात पोस्चर का ध्यान न रखना समस्या उत्पन्न कर सकता है। शरीर का संतुलन बेहतर करने के लिए कौन सी यौगिक क्रियाएं होती हैं सहायक, आइए देख लेते हैं योग प्रभात में। आज हम 2 आसनास का अभ्यास करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं दोनों लेग्स के बीच में करीबन 3 से 4 फीट का डिस्टेंस हम लेंगे, अच्छा और कंफर्टेबल डिस्टेंस। राइट फुट को राइट साइड की ओर बाहर निकालेंगे, लेफ्ट फुट को 30 to 45 डिग्रीज इनसाइड अंदर रखेंगे और हिप को ट्विस्ट करके नी को बेंड करेंगे और धीरे से हिप को नीचे लेके जाएंगे। ट्राई करेंगे नी और हिप एक लाइन में रहे और दोनों आर्म्स को रेज करते हुए हेड के ऊपर ज्वाइन करेंगे। प्रयास करेंगे कि बॉडी का वेट दोनों पैरों पे शिफ्ट हो, दोनों लेग्स बहुत एक्टिव रहेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, बिल्कुल धीरे से पाम्स को बाहर टर्न करेंगे और रिलीज करेंगे। नी को स्ट्रेट करते हुए पैर को अंदर लाएंगे और डिस्टेंस कम कर सकते हैं पैरों के बीच में। एंड रिलैक्स। अभी हम वीरभद्रासन 2 का अभ्यास करेंगे, जिसके लिए हम वापस से लेग्स के बीच में करीबन 4 फीट का डिस्टेंस लेंगे कम से कम। एक पैर को बाहर निकालेंगे, नी को बेंड करते हुए लेग्स के बीच में अच्छा डिस्टेंस बढ़ाएंगे और हिप को जितना हो सके नीचे लाने का प्रयास करेंगे। दोनों आर्म्स को रेज करके शोल्डर लेवल पे रखना है और हेड को टर्न रख के फिंगर्स पे फेस करना है। ब्रीदिंग वेरी नॉर्मल। कुछ देर तक होल्ड करने के बाद धीरे से हेड को सेंटर पे लाएंगे, नी को स्ट्रेट करेंगे, फुट को अंदर लेके आएंगे, आर्म्स रिलीज और धीरे से डिस्टेंस को कम करके रिलैक्स करेंगे। तो आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हमारे योग गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र जी से। नमस्कार। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अपनी शारीरिक ताकत भी कम होने लगती है। बहुत ज़रूरी है कि ताकत को बनाए रखें। ज़िंदगी में हर काम हमें अपनी स्ट्रेंथ से करना आना ही चाहिए, स्वावलंबी बनना ही चाहिए। इसलिए एक तो प्रोटीन, वो जो पचने में हल्का प्रोटीन हो, वो खाना बहुत ज़रूरी है। रोज़ आपके चारों मील में कोई न कोई प्रोटीन हो, दालें हो, उगाई हुई प्रोटीन हो, मूंग, मोठ, चने, चौले वगैरह, टोफू हो, पनीर हो, ये पेट में रोज़ जाना चाहिए कोई न कोई समय। दूसरा,
कोशिश ये की जाए कि जब भी शरीर को आराम की ज़रूरत हो, यानी आपको लगता हो कि थक गए हैं, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना आना ही चाहिए। योग में तो शवासन जैसी चीज़ें हैं भी। तीसरा, कोशिश ये की जाए कि बड़े एक्टिव रहें दिन भर। ऐसा नहीं कि एक आधा घंटा 1 घंटा वर्कआउट कर लिया और फिर दिन भर बैठे हैं। दिन भर आपको एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, और जब एक्टिव रहेंगे तो मसल्स बराबर सही रहेगी और डेवलप होती रहेंगी, रिपेयर वर्क भी होता रहेगा। चौथा, अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है, वो भी बहुत फ़ायदा करती है। तो ये सब चीज़ों से अपनी ताकत बनी रहेगी। नमस्कार। योग प्रभात के बाद सुप्रभातम के प्रस्तुति प्रदर्शन क्रम में अब समय है भाषा संबंधी कुछ अंशों को सीखने का। संस्कृत पाठशाला सभी संस्कृत सीखने वालों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी भारतीय भाषाओं को जानने वालों एवं सीखने वालों के लिए एक उत्तम प्रकल्प है। यहाँ जितना ज़्यादा हम अभ्यास करेंगे उतनी ही अधिक हमारी समझ बनती जाएगी। तो आइए इसी क्रम में कुछ कर लेते हैं पुनरअभ्यास हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र के साथ। नमो नमः। स्वागतमस्तु संस्कृत पाठशालायां सर्वेषां। अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः। जैसा कि हम और आप जैसे हर संस्कृत प्रेमी यह जानते और समझते ही हैं कि संस्कृत भाषा अत्यंत परिष्कृत, तार्किक और वैज्ञानिक भाषा है, जहां अक्षरों और उनसे बने शब्दों तथा वाक्यों के उच्चारण और लेखन में थोड़ा भी अंतर नहीं होता। इसलिए इस भाषा के अक्षरों, शब्दों या कहें कि वाक्यों में किसी भी तरह का अंतर उत्पन्न करना संस्कृत के संस्कृतत्व पर प्रहार करना कहलाएगा। इसलिए इस तथ्य को हृदयंगम करते हुए आज बात संस्कृत शब्दों के शुद्ध उच्चारण और लेखन की कर लेते हैं, और इसके लिए आज आधार बनाते हैं एक विशेष अक्षर को, जिसके उच्चारण और लेखन में हम प्रमादवश प्रादेशिकता ले आते हैं, यह साधारण रूप से हम कह सकते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं व अक्षर की, जिसका उच्चारण व लेखन हम में से कई लोग असावधानीवश या प्रादेशिकतावश ब कर दिया करते हैं। जैसे कहना और लिखना हो विवेक, तो लोग कह जाया करते हैं विवेक या विवेक। देखिए, यह प्रवृत्ति केवल असावधानीवश या प्रादेशिकतावश ही कुछ लोगों में उत्पन्न हो गई, यह कहना भी अर्ध सत्य ही होगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वैदिक साहित्य में भी हमें यह प्रवृत्ति दिखती है, जिसे हम वबयोरभेदः इस विशेष वचन के माध्यम से जानते हैं। अर्थात व और ब, इन दोनों अक्षरों के मध्य कोई अंतर या भेद नहीं होता। इसलिए यह प्रवृत्ति लोक में भी चली आई, और यह सच है कि वैदिक वाङ्मय के बाद लौकिक वाङ्मय में भी यह प्रवृत्ति थोड़ी बहुत दिख जाया करती है। इसलिए तो यह व और ब का भेद अभेद की तरह, अर्थात व और ब के मध्य कोई अंतर नहीं है, इस रूप में हमें शास्त्रों में और लोक में भी व्यवहृत दिखता है। जैसे वटुः और बटुः, संस्कृत वाङ्मय में हमें ये दोनों शब्द ही प्रयोग में मिल जाया करते हैं। ठीक ऐसे ही एक और शब्द जो बहुत प्रसिद्ध है, संस्कृत वाङ्मय में हमें यह 2 रूपों में दिखता है, यानी व और ब इन दोनों ही अक्षरों के साथ, और वह शब्द है शिविरम और शिबिरम, जिसका अर्थ है सैन्य निवास स्थान या सामान्य रूप से अस्थायी निवास स्थान, जिसे हम इन दिनों कैंप नाम से अधिक जानते और शीघ्रता से समझते हैं। ऐसे ही वटुः और बटुः इन दोनों ही शब्दों का अर्थ बालक या ब्रह्मचारी ही है, और व्यवहार में वटु या बटु साथ ही शिविर या शिबिर ऐसे प्रयोग यद्यपि मिलते हैं, तथापि वटु और शिविर ये 2 शब्द ही व्युत्पत्ति की दृष्टि से या कहें कि इटिमोलॉजी के दृष्टिकोण से अधिक तार्किक और शुद्ध हैं, यह हमें समझ लेना चाहिए। हमने अधिक तार्किक और अधिक शुद्ध की बात इसलिए की क्योंकि संस्कृत साहित्य में ऐसे कई शब्द हैं जहां निपातन के सिद्धांत को स्वीकारा जाता है। कहने का अर्थ यह कि जो शब्द जैसा व्यवहार में है वैसा ही शुद्ध मान लिया जाना चाहिए, इसलिए बटु और शिविर को भी शुद्ध ही माना जाता है। यह भी ध्यान रखने वाली बात है। तो इस तथ्य के साथ साथ व और ब के भेद और कभी कभी अभेद को भी प्रतिष्ठापित करने वाले कुछ अन्य उदाहरणों के साथ हम संस्कृत पाठशाला की अगली कक्षा में पुनः लौटेंगे। इत्येवं सर्वान् बोधयन्तः स्मारयन्तः च
अधुना संस्कृतपाठशालायाः एतस्याः हि कक्षायाः कुर्मः समापनं। गच्छामः पुनर्दर्शनाय। नमो नमः। इसी के साथ सुप्रभातम कार्यक्रम में प्रस्तुति क्रम को देते हैं विराम। कल पुनः नई सामग्री को लेकर होंगे आपके समक्ष उपस्थित। तब तक के लिए मुझे व मेरे सहयोगियों को दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।